गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। पटेल केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं योगेश पटेल आपको लेकर आया हूँ बिलियन। और आज हम स्टडी करेंगे इसका सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको जो बताया हुआ था उसके लिए हम दोबारा रिवाइज करते हुए और लास्ट टॉपिक के साथ में हम स्टार्ट करते हैं। हम आपको लास्ट में टॉपिक के रूप में समझा रहे थे वैलेंसी फैक्टर क्या था। वैलेंसी फैक्टर क्या है, वैलेंसी फैक्टर को हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो वैलेंसी फैक्टर से पहले हमने आपको बताया था कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तुल्यांकी भार क्या होता है। तो तुल्यांकी भार आपका क्या होता है, हमने बता दिया था कि एम अपॉन अम्लता बटे क्षारकता है, यानी कि तुल्य अणुभार बटे अम्लता अपॉन क्षारकता होता है, जिसे हम अम्लता के लिए रिप्रेजेंट किससे करते हैं। यहाँ पर आपकी जो अम्लता है हमने इसे एन से रिप्रेजेंट किया था, वैलेंसी फैक्टर इजिकल टू एन मान लिया था, तो इसे हमने एन से रिप्रेजेंट किया था। इसके बाद वैलेंसी फैक्टर एसिड का, बेस का हमने आपको ये सारा पिछली वीडियो में बता दिया था। हमने बताया था कि अम्ल की जो क्षारकता होती है वही उसका वैलेंसी फैक्टर है, और क्षारों में जो अम्लता होती है उसके क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने की टेंडेंसी होती है, एच आयन को त्यागने की जो टेंडेंसी होती है वही उसका वैलेंसी फैक्टर होता है। HCl का 1 होता है, H2SO4 का 2 है, H3PO4 का 3 होता है, H3PO2 का 1 है, H3PO3 का भी 2 है। ऐसे ही एसिटिक एसिड का 1 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी 1 है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का 2, और आपका ऑक्जेलिक एसिड जो है आपका COOH का होल ट्वाइस इंटू H2O, इसका भी 2 होगा। सोडियम कार्बोनेट्स में देख लीजिएगा, इसका भी 2 है वैलेंसी फैक्टर। सोडियम सल्फेट का भी 2 है, और एल्युमिनियम क्लोराइड का 3, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का भी 3 है। तो इसके आगे जो हमने यहाँ तक आपको पिछले वीडियो में बताया था, इसके आगे की बात हम करते हैं सेकंड। अब यहाँ पर हमने इसके लिए एग्जाम्पल दिया हुआ था, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होती है। तो यहाँ पर हमने दिया है 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घोलकर 250 ml बिलियन बनाया गया। बिलियन की मोलरता व नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा 9.8 ग्राम क्या है, W, क्योंकि मात्रा किस में है, ग्राम में है। अब यहाँ देखो घोला कितने में गया है, 250 ml में। तो B कितना हो गया, 250 बटा 1000, क्योंकि आयतन लगता किस में, लीटर में, दिया किस में, मिलीलीटर में। M का मान हम कहाँ से निकालेंगे, H2SO4। तो H2SO4 के लिए M की वैल्यू कितना होती है, 98। अब 98 होती है तो हमें क्या चाहिए, नॉर्मलता चाहिए और मोलरता चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फाइंड आउट मोलरिटी। मोलरिटी के लिए फार्मूला होता है कैपिटल M इजिकल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू बी इंटू 1000। तो W की वैल्यू 9.8 है और M की वैल्यू भी 9.8 है, B की वैल्यू 250 है और यहाँ 1000 है। 1000 के लिए क्या करेंगे, यहाँ 9.8 से के लिए आप डिवाइड करेंगे, 980 हो जाएगा, जीरो से जीरो काट दिया जाएगा। यहाँ 2 जीरो से तो बचा कितना, 25। तो 5 दूनी 10, 5 25 काटने के बाद में आपका आ जाएगा, जब जैसे ही हम मोलरिटी को सॉल्व करेंगे तो आपका 0.4 आ जाएगी। मोलरिटी कितनी आएगी, 0.4। अब फिर हमने क्या किया, H2SO4 का आयनन कर दिया और इसका बैलेंसी फैक्टर फाइंड आउट कर लिया। जो H2SO4 का आयनन करते हैं, जो H2 पूर्णतः आयनन हो जाता है, तो 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव में टूट जाता है। तो इसका बैलेंसी फैक्टर कितना होता है, 2 होता है। तो हमने पहले ही बता रखा था कि नॉर्मलता हमेशा मोलरता से ज़्यादा होती है, और फार्मूला भी हमने आपको बताया है पिछले ही वीडियो में कि N इजिकल टू एम इंटू बी एफ, यानी m इंटू वैलेंसी फैक्टर। m कितना आया था, 0.4 इंटू 2 इजिकल टू N इजिकल टू आपका आ गया 0.8। यहाँ बैलेंसी फैक्टर से हमने वैसे ही मल्टीप्लाई किया तो नॉर्मलिटी मिल गई। हमारी नॉर्मलिटी कितनी आ गई, मोलरता से 2 गुनी आ गई, 0.8 आ गई। तो इसके आगे यदि यहाँ पर क्या करते हैं, जो नॉर्मलिटी में बहुत सारे बिलियन दे रखे हो, एक से ज़्यादा बिलियन दे रखे हो, तो उनकी नॉर्मलिटी निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, डेल्यूसिफिकेशन का उपयोग करते हैं। डेल्यूसिफिकेशन क्या होती है, N1V1 इजिकल टू N2V2। अब यहाँ 30 से ज़्यादा होते हैं तो उनके लिए हमने प्रूव कर रखा है N1V1 बराबर N2V2 इजिकल टू N3V1 प्लस B2। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो N3 की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ आ जाएगा N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस B2। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मोलैलिटी, यानी मोललता। अब ये आपकी सांद्रता निर्धारित करने की सबसे शुद्धतम विधि है। इससे सबसे ज़्यादा एक्यूरेट क्या निकाली जाती है, कंसंट्रेशन को फाइंड आउट किया जाता है। अब इसके लिए आप देखो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो स्मॉल m बराबर विलय के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में।
अब यहाँ जब हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के लिए फाइंड आउट करना है तो स्मॉल m इज इक्वल टू विलय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में या किलोग्राम में, विलय का आणविक द्रव्यमान गुणा विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। यहाँ विलायक का द्रव्यमान जो है उसे हमने रखा हुआ है। अब विलायक के द्रव्यमान की जहाँ बात करेंगे तो वो क्या रहेगा आपका, कैपिटल में रहेगा। किस में रहेगा, कैपिटल W। तो इसके लिए फार्मूला बन जाता है मोललता स्मॉल m इज इक्वल टू स्मॉल WA अपॉन कैपिटल MA इंटू WB इंटू 1000। यहाँ पर स्मॉल w जो है आपका विलय की मात्रा है, कैपिटल W जो B है वो विलायक का द्रव्यमान है, MA क्या है, इसका आणविक भार है, किसका, विलय का आणविक भार। और इसे लगाएंगे किसमें, किलोग्राम में लगाएंगे। वहीं हम मोलरिटी की यूनिट की बात कर लें तो मोलरिटी की यूनिट जो होती है W अपॉन M क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। और कैपिटल WB जो है वो किस में होगा, किलोग्राम में होगा। तो मोल प्रति किलोग्राम, मोलरिटी की यूनिट जो होती है मोल प्रति किलोग्राम होती है। और मोलरिटी जो है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। मोलरिटी क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, इस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि मोलरिटी जो है टेम्परेचर के इन्वर्सली होती है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मोलरिटी घट जाएगी। इसके लिए एग्जांपल लिया है 100 ग्राम बिलियन में, 100 ग्राम बिलियन में 20 ग्राम NaOH उपस्थित है। इस बिलियन की मोललता की गणना कीजिए, यानी मोललता ज्ञात करनी है। हाँ WA कितना दिया है 20 ग्राम, MA में बराबर क्या हो जाएगा NaOH, NaOH का भार होता है 40, तो M हो गया 40। हाँ WB आपके लिए कितना दे रखा है 100। तब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 5 मोल प्रति किलोग्राम। इसके बाद हमने नोट में दे रखा है आपके लिए किसी 1 बिलियन के लिए मोललता का मान, किसी 1 बिलियन के लिए मोलरता का मान मोललता से कम होता है। यानी मोलरिटी हमेशा एक्यूरेट होती है तो मोलरिटी से ज़्यादा होती है, यानी मोलरता से मोललता हमेशा अधिक होती है। हमने रिप्रेजेंट भी किया है आपके लिए। स्मॉल m की वैल्यू जो है कैपिटल M से ज़्यादा नहीं होती है। कितनी होती है, कम होती है। मोलरता का मान मोललता से कम होता है। तो यहाँ हम n मोल के लिए एक फार्मूला दे दिया हमने। तो n मोल की अगर हम बात कर लें तो n मोल के लिए जो फार्मूला है वो है आपका n इंटू डी 1000 अपॉन WA प्लस WB। अब यहाँ पर कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू 1000 अपॉन B। यही आपका मोलरता और मोललता में संबंध भी है। क्या दर्शाता है, दोनों के बीच में संबंध को भी दर्शाता है। इसके बाद में अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। अब इसी के लिए हमने कहा लिया है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, क्योंकि मोललता मोलरिटी को समझाना भी है। तो क्वेश्चन है हमारे पास में 24.4 ग्राम बेंजोइक एसिड को बेंजीन में घोलकर 500 ml बिलियन बनाया गया। बिलियन में बेंजोइक अम्ल डाइमर के रूप में है, तो इसकी फॉर्मलिटी ज्ञात कीजिए। हम फॉर्मलिटी ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर, फॉर्मलिटी। तो फॉर्मलिटी की डेफिनेशन क्या होती है उसे हम यहाँ देख लेते हैं। तो देखिए फॉर्मलिटी होता क्या है, 1 लीटर में उपस्थित विलय के ग्राम सूत्रभारों की संख्या को बिलियन की फॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल F द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ F इजिकल टू विलय के ग्राम सूत्रभार बटे बिलियन का आयतन लीटर में। विलय के ग्राम सूत्रभार बराबर विलय की ग्राम में मात्रा यानी WA, विलय का सूत्रभार इंटू आयतन मिलीलीटर में। तो फार्मूला बन जाएगा F इजिकल टू WA इंटू 1000 अपॉन FA। FA क्या है यहाँ पर, जो भी सूत्रभार है, फार्मूला वेट है आपका, फार्मूला इंटू B। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसकी यूनिट क्या होती है, ग्राम सूत्रभार पर लीटर। अब हमने यहाँ पर यह फार्मूला हमारे लिए मिल गया, उस फार्मूले से हम वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे और बैलेंस यहाँ से हम निकालेंगे फॉर्मलिटी के लिए। तो बेंजोइक एसिड जो होता है, तो बेंजोइक एसिड का एटॉमिक वेट होता है M इजिकल टू 122। कितना होता है, 122 होता है, यानी 122। और यहाँ देखिएगा इसका जो डाइमर है, तो डाइमर यानी कि इसका जो फार्मूला वेट हो जाएगा तो C6H5COOH का होल ट्वाइस। तो इसका वेट कितना हो जाएगा, F इजिकल टू 244 हो जाएगा।
तो यहाँ हमने WA हमारे लिए दे रखा है 24.4 ग्राम और FA कितना है 244 है, वो वॉल्यूम कितना है 1000 ml दे रखा है। तो F इजिकल टू फार्मूला हमने पुट कर दिया, फार्मूला पुट करके हमने WA की वैल्यू लगा दी, FA की वैल्यू लगा दी है हमने, जब दोनों की वैल्यूज को लगाया और फाइंड आउट किया तो F इजिकल टू 0.2 ग्राम सूत्रभार पर लीटर, ग्राम सूत्रभार पर लीटर। ये हमारी क्या आ गई, फॉर्मलिटी आ गई, किसकी, बेंजोइक एसिड की जो फॉर्मलिटीज़ है वो हमारे लिए प्राप्त हो गई, फॉर्मलिटी यानी क्या क्यूब सूत्रभार होगा इसका। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोल फ्रैक्शन, जिसे हम मोल अंश भी कहते हैं, मोल प्रभाज भी कहते हैं। इसे स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि किसी भी विलयन का जो मोल प्रभाज होता है वो 1 होता है, संपूर्ण विलयन का, विलय और विलायक का स्टैंडर्ड। यहाँ पर तो इसके लिए हम डेफिनेशन देर ना करते हैं, बिल्कुल डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो डेफिनेशन है, किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस विलयन के उसी अवयव का मोल अंश कहते हैं। इसे कैपिटल X द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इसे कैपिटल X द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट है, अब यहाँ देख लीजिए फार्मूले की हम बात कर लेते हैं। तो मोल प्रभाज बराबर अवयव के मोलों की संख्या बटे मिश्रण के कुल मोलों की संख्या। माना विलय स्मॉल n व विलायक स्मॉल n b के मोलों की संख्या है, क्या है, जो आपके विलय और विलायक के मोलों की संख्या स्मॉल na और स्मॉल nb है। तो मोल फ्रैक्शन x इजिकल टू स्मॉल na अपॉन na प्लस nb हो जाएगा, जहां na इजिकल टू स्मॉल w अपॉन m होता है, nb इजिकल टू स्मॉल wb अपॉन mb। तो मोल परसेंटेज की अगर हम बात कर लेते हैं, मोल फ्रैक्शन इंटू 100, तो मोल परसेंटेज इजिकल टू na अपॉन na प्लस nb इजिकल टू 100। तो यहाँ na के स्थान पर हम जीटा को भी ले सकते हैं, तो यहाँ x को भी रिप्रेजेंट ले सकते हैं। तो x क्या है यहाँ, मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन को भी हम परसेंटेज में निकालेंगे। तो कोई भी हमारे पास दो अवयव a और b हैं, तो xa अपॉन xa प्लस xb इजिकल टू इंटू 100, ये क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे लिए मोल परसेंटेज मिल जाएगा। और इसके बाद हम बात करते हैं विलयनों में उपस्थित सभी अवयवों का कुल जो मोल होता है, मोलों का योग होता है, मोल फ्रैक्शन होता है, यहाँ पर कितना होता है, 1 होता है। उसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया, हमने बहुत सारे विलयन ले लिए, मान लिए XA XB प्लस XC प्लस एंड सो ऑन XI इजिकल टू 1, कितने भी हों उन सभी का कितना आएगा, 1 आएगा। एक ही विलयन में अगर घुले हुए हैं तो कोई भी हो, 1000 भी आ जाओ, मगर मोल वैल्यू कितनी आएगी, मोल फ्रैक्शन कितना रहेगा, 1 रहेगा। अवयवों के मोल अंश का अनुपात उनके मोलों की संख्या में के अनुपात में होता है, अवयवों के मोल अंश का अनुपात उनके मोलों के अनुपात में होता है, यानी कि XA अपॉन XB इजिकल टू Na अपॉन NB। इसे हमने क्या किया है, एक न्यूमेरिकल्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया है, फॉर्मूला समझाया है। तो यहाँ हमारे पास 20 ग्राम NaOH है, NaOH की मात्रा कितनी है, 20 ग्राम NaOH को 180 ग्राम जल में घोला गया। तो NaOH व जल के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा भैया, जो मात्रा कम होगी उससे WA, जो मात्रा अधिक होगी उससे WB, और WA क्या है, विलय की मात्रा, WB क्या है, विलायक की मात्रा, Ma क्या है, विलय का अणुभार, और MB क्या होगा, विलायक का अणुभार। तो देखिए WA बराबर 20 ग्राम, क्योंकि 20 ग्राम क्या है, NaOH, उसे हम घोल रहे हैं, तो Ma बराबर NaOH होगा, NaOH का अणुभार कितना होता है, 40। और यहाँ पर देखिए WB बराबर कितना दिया है, 180, और वाटर क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर हमेशा ही विलायक होता है। तो यहाँ पर आपके लिए दिया है MB इजिकल टू H2O का भार वेट कितना होता है, यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है। तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, स्मॉल Na इजिकल टू WA अपॉन Ma, तो 20/40, तो Na की वैल्यू आ गई 0.5 मोल। तो यहाँ पर ऐसे ही NB की वैल्यू इसको निकाल लेंगे, 180 अपॉन 18, तो ये कितना आ जाएगा, NB इजिकल टू 10 मोल। इसके बाद हम फार्मूला लगा देंगे मोल फ्रैक्शन का। तो मोल फ्रैक्शन का जो फार्मूला होता है वो हम आपको अभी बताया था। मोल फ्रैक्शन का फार्मूला क्या होता है, X इजिकल टू Na अपॉन Na प्लस NB। अब हमने क्या निकालना है, XA के स्थान पर किसको ले लिया, NaOH के लिए ले लिया। अब NaOH के लिए जैसे ही हमने ले लिया तो फार्मूला पुट कर दिए। तो फार्मूला हमारा है, Na की वैल्यू कितनी थी, 0.5, अब Na प्लस NB की वैल्यू कितनी आ गई, 0.5 10.5,
तो इसके लिए हमने जब सॉल्व किया तो 1/21 के लिए जब हम डिवाइड करेंगे तो XNaOH की जो वैल्यू आ जाएगी 0.0476। कितना आ जाएगा? 476। ये हम पहले ही बता चुके हैं आपके लिए कि पूरे बिलियन का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है? 1। तो हमने एक निकाल लिया है, किसका निकाला? NaOH का। तो वाटर के लिए क्या करेंगे? 1 से माइनस कर देंगे, तो XH2 = 1 - XNaOH। तो वैल्यूज को जब रखा तो हमारे XH2O की वैल्यू आ गई 0.9524। यहाँ पर हमने आपको नोट बताया हुआ है, तो नोट में हमने आपके लिए जो कंपटीशन लेवल पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर बोर्ड के एग्जाम में कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, उसमें पूछ दिया जाता है कि मोललता, द्रव्यमान प्रतिशतता, ppm में सांद्रता व मोल अंश क्या होते हैं? स्थिर होते हैं। क्या रहते हैं? स्थिर रहते हैं, क्योंकि ये सबके सब क्या हैं? मास क्वांटिटी हैं, द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं। तो ये टेम्परेचर और वॉल्यूम इन्हें डिस्टर्ब नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ देख लीजिए नोट में, अब ये किसी बिलियन के ताप परिवर्तन पर मोलरता, नॉर्मलता तथा आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, फॉर्मलता ताप बढ़ने पर घटती हैं। ये सब क्या हुआ है? वॉल्यूम क्वांटिटी है, और वॉल्यूम क्वांटिटी जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो इवोपरेशन होने लगता है, और इवोपरेशन होने लगता है तो ये घटना प्रारंभ हो जाती हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, हमारा टॉपिक है परसेंटेज। और परसेंटेज जो मेनली बोर्ड एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, उनमें सभी में जो पूछा जाता है, ये 3 ही पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा परसेंटेज के टाइप। मास परसेंटेज आपका है, तो मास परसेंटेज क्या होता है? आप कैसे कहते हैं हिंदी में? द्रव्यमान प्रतिशतता। दूसरा टाइप है वॉल्यूम परसेंटेज का, और तीसरा टाइप आपका क्या है? मास एंड वॉल्यूम परसेंटेज। तो इससे सबसे पहले हम बात करेंगे परसेंटेज की। तो परसेंटेज क्या होता है? अगर हमने क्या किया, 100 ग्राम कोई पदार्थ लिया, उसमें कोई विलय पदार्थ घोल दिया और उसकी जो मात्रा का अनुपात निकाला बिलियन के अंदर, विलय पदार्थ की मात्रा का जो अनुपात था उसे हम क्या कहते हैं? परसेंटेज कहते हैं। तो परसेंटेज में मास परसेंटेज की हम बात कर लेते हैं, तो इसे क्या है? किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान उस बिलियन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाता है। क्या कहलाता है? द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाता है। इसे स्मॉल w/कैपिटल W द्वारा व्यक्त किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। तो मास परसेंटेज = विलय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान गुणा 100। तो मास परसेंटेज = स्मॉल w/कैपिटल W × 100। अगर यहाँ पर विलय विलायक दोनों ही कैसे हैं, एक दूसरे में जब सॉल्व नहीं होते, तो मास परसेंटेज = W1/W1 + W2 × 100 भी हो जाता है। इससे हम भिन्न भिन्न जो बिलियन हमारे पास प्रेजेंट होते हैं उनकी परसेंटेज को निकालते हैं मास परसेंटेज के लिए। दूसरा है आपके पास में वॉल्यूम परसेंटेज। अगर हम वॉल्यूम परसेंटेज की बात करते हैं तो ये स्मॉल v/कैपिटल V द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे? कैपिटल V और स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी बिलियन की 100 ml में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा को उस बिलियन की वॉल्यूम परसेंटेज कहते हैं। इसे स्मॉल v/कैपिटल V से व्यक्त किया जाता है। वॉल्यूम परसेंटेज = विलय की ml में मात्रा बटे बिलियन का आयतन गुणा 100। तो वॉल्यूम परसेंटेज = स्मॉल v/कैपिटल V × 100। अगर हम यही बात करेंगे डिफरेंट टाइप के जो सोल्यूशंस हैं, तो उनके लिए वॉल्यूम परसेंटेज का जो फार्मूला है वो स्मॉल v/कैपिटल V के से तो नहीं होगा सॉल्व। उसमें हम क्या करेंगे? वॉल्यूम परसेंटेज = लगा देंगे V1/V1 + V2 × 100। यहाँ मास वॉल्यूम परसेंटेज की बात करेंगे तो मास वॉल्यूम परसेंटेज में जो विलय पदार्थ होगा वो सॉलिड होगा और आपका विलायक कैसा होगा? लिक्विड होगा। तो किसी बिलियन के 100 ml में विलय की ग्राम में मात्रा, जो विलय पदार्थ हमने ग्राम में घोल दिया, मात्रा को उस बिलियन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता या मास वॉल्यूम परसेंटेज कहते हैं। स्मॉल w/कैपिटल V × 100। इसके बाद नया टॉपिक जो हमारा है, जो बहुत ज़्यादा स्पेशल टॉपिक है और जो बहुत ज़्यादा ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, साथ ही इसके जो क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं बोर्ड के एग्जाम में, जो हम बहुत आसानी से गलत करके चले आते हैं और है कुछ भी नहीं। तो टॉपिक का नाम है सॉल्वेबिलिटी, यानी कि विलयता। अब विलयता होती क्या है, हम विलयता की बात कर लेते हैं। एक निश्चित ताप पर किसी विलायक की निश्चित मात्रा में घोली जाने वाली विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा को विलयता कहते हैं।
निश्चित ताप पर किसी विलायक में किसी विलय पदार्थ की जो भी अधिकतम मात्रा घोल सकते हो, बाहर से टेम्परेचर प्रेशर लगा के जो भी घोल सकते हो, क्या करेंगे, टेम्परेचर प्रेशर फिक्स रखेंगे, बढ़ाएंगे नहीं। लगाया तो हमने, क्या करेंगे, फिक्स रखेंगे एक निश्चित ताप पर। तो क्या करेंगे, अधिकतम जो मात्रा घुल गई तो वो क्या कहलाएगी, विलयता। अब जब विलयता की स्टडी करते हैं तो वो दो बिंदुओं पर निर्भर करती है, क्योंकि हम विलयता को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। इसमें एक सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी जो है लिक्विड में, दूसरा क्या है, गैसेस की सॉल्युबिलिटी जो है लिक्विड में। क्योंकि ठोस की द्रव में विलयता, दूसरा है गैस की द्रव में विलयता। दोनों ही घुलेंगे तो द्रव में ही, चाहे ठोस हो चाहे आपका गैस हो। तो अब यहाँ हम सबसे पहला टॉपिक है हमारी ठोस की द्रव में विलयता। अब ठोस की द्रव में विलयता क्या होती है, ठोस पदार्थ के कणों का द्रव विलायक में विलय होने की प्रक्रिया को विलयनीकरण या डिसोल्यूशन या ठोस की द्रव में विलयता कहा जाता है। अब जो विलयता है ना, ये निम्न फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। इसके प्रभावित करने वाले कारक हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी एंड सॉलिड्स ऑफ लिक्विड में जो द्रव की, जो आपकी ठोस की विलयता है वो डिपेंड करती है निम्न कारकों पर कि विलय होगा या नहीं होगा। सबसे पहला कारक आपका जो फैक्टर है, विलय व विलायक की प्रकृति क्या है। ये प्रकृति का तो बहुत बड़ा खेल है। अगर नेचर नहीं मिल रहे होंगे तो एक दूसरे में डिजॉल्व नहीं होगा। देखो भैया, दोस्ती भी नहीं होती है। दोस्ती भी तभी हो पाती है जब दोनों के करेक्टर मिल रहे होते हैं, नेचर मिल रहे होते हैं। अब एक तो पढ़ने वाला है, दूसरा स्मोकिंग करने वाला है, इधर उधर घूमने वाला है, तो उनकी थोड़ी विलयता बराबर हो जाएगी। तो यहाँ देखिएगा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विलय व विलायक की प्रकृति की। तो समान विलय एवं विलायक, समान विलय एवं विलायक समान विलय एवं विलायक में घुलते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है, विलय और विलायक कैसे हों, दोनों ही कंडीशन समान हों। अगर ध्रुवीय विलय है तो विलायक भी ध्रुवीय होना चाहिए। जब दोनों के आयनों के अन्य आयनिक कैरेक्टर सेम हो जाएंगे तो विलयता कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसी कारण ध्रुवीय विलायकों में विलयता अधिक होती है कंपेयर टू अध्रुवीय विलायकों के, जिसे हमने दर्शाया हुआ है आपके लिए। देखिए पोलर सॉल्वेंट दिए, यहाँ पोलर देखिए Na पॉजिटिव प्लस Cl प्लस वाटर, तो में विलय दिखा दिया हमने। यहाँ देखिएगा, यह दिखा दिया आपके लिए, दोनों ही दिखा रखे हैं। तो जो आपके पोलर सॉल्वेंट्स हैं उनमें ध्रुवीय विलायक की ध्रुवीय विलायक में अधिक होगी और अध्रुवीय विलायक की ध्रुवीय विलायक में कम होगी। दूसरा बात कर लेते हैं हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ताप बढ़ने पर, आप ताप बढ़ाएंगे तो हमने 11वीं क्लास में एक नियम पढ़ा था, बहुत ही स्पेस बढ़िया वैज्ञानिक थे बेचारे, ला सतालिए, जिसे कहते हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल। अब ली चैटलियर साहब थे तो उन्होंने कहा भैया देखिए, ताप का जो प्रभाव है ना वो 2 टाइप का होता है, ये अभिक्रियाओं पर डिपेंड करता है। कौन सी अभिक्रिया ऊष्मा को ले रही है, कौन सी अभिक्रिया ऊष्मा को ले ही नहीं रही है। भैया जो हमने दी थी उतनी उसने मुक्त कर दी, तो इस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं, ठोसों की द्रव में विलयता की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में लासातलीय के नियम अनुसार ताप बढ़ाने पर विलयता घट जाती है। क्योंकि डेल एच का मान कैसा हो जाता है, माइनस में हो जाता है। क्योंकि जैसे ही हमने कोई पदार्थ घोलना शुरू किया, वाटर गर्म होने लगता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है और हीट रिलीज होने लगती है। जब हीट रिलीज होने लगती है तो विलयता घट जाती है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, लिथियम सल्फेट्स है और आपका कैल्शियम एसीटेट है, ये सब जल में घोलने पर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है और विलयता घट जाती है। इसका दूसरा टाइप है यहाँ पर, यदि ठोस द्रव में विलयता की प्रक्रिया ऊष्मा शोषी हो, ठोस की द्रव में विलयता की प्रक्रिया कैसी हो, ऊष्मा शोषी हो, तो लासतालीय के नियम अनुसार ताप बढ़ाने पर विलयता बढ़ती है। जैसे NaCl, नमक को घोल दो, पोटेशियम क्लोराइड को घोल दो, अमोनियम क्लोराइड को घोल दो, बहुत तीव्र गति से घुल जाएंगे। ठीक है, दाब का प्रभाव। अब जो दाब का प्रभाव है ना, ये तो कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो विलयता होती है वो डिपेंड किस पे करती है भैया, संपीड़ता पे। तो जो ठोस की द्रव में विलयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि ठोस व द्रव दोनों ही प्रेशर से संपीड्य होते हैं। इससे संपीड़ता के कारण भैया इनमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। अब बात दूसरा टॉपिक है आपके पास में, गैस की द्रव में विलयता। किसकी, गैसों की द्रव में विलयता। जब कोई गैस
किसी द्रव विलायक द्वारा अवशोषित की जाती है तो उसे गैस की द्रव में विलयता कहते हैं। क्योंकि द्रव जो होता है, द्रव में गैसें घुलती नहीं है, द्रव क्या कर लेता है, उन्हें अवशोषित कर लेता है। जब अवशोषित कर लेता है उसी को हम क्या कहते हैं, डिजॉल्व हो गई गैस, घुल गई इसके अंदर। ठीक है, तो इसे भी प्रभावित करने वाले कारक हैं। सबसे पहले तो गैस की प्रकृति देखनी होगी हमें, गैस की प्रकृति की बात कर लेते हैं। गैसों की द्रव में विलयता आयनीकरण क्षमता पर निर्भर करती है। किसके ऊपर, आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी कितनी स्पीड से आयनित हो रही है गैस। जिन गैसों की आयनीकरण क्षमता अधिक होती है उनकी विलयता उच्च होती है, जैसे HCl, NH3, क्योंकि इनकी विसरण दर भी बहुत ज़्यादा तेज होती है, फैलती भी बहुत तेजी से हैं। ठीक है, तो जल में शीघ्रता से घुल जाती हैं। दूसरी बात करते हैं विलायक की प्रकृति। विलय की प्रकृति विलायक के समान होने पर विलयता उच्च होती है। वही कंडीशंस आ गई, अगर भैया आपके दोनों के दोनों कैसे हों, पोलर हों तो विलयता बढ़ जाएगी, दोनों के दोनों नॉन पोलर हों तब भी बढ़ जाएगी, एक पोलर एक नॉन पोलर होगा तो विलयता घट जाएगी। देख लीजिए HCl गैस जो थी, हमने क्या किया, बेंजीन में घोल दी तो लेस सॉल्व में विलयता घट गई, क्योंकि बेंजीन कैसा था, नॉन पोलर, और HCl कैसा था, पोलर। भाई हमने जैसे ही HCl के लिए हमने वाटर में डाला तो यहाँ दिख रहा है वाटर में डालते ही मोर सॉल्युबल हो गया, विलयता बढ़ गई, क्योंकि दोनों ही पोलर हैं। भैया यहाँ मामला वही है कंपनी वाला, अगर दोनों की संगति मिल गई तो ठीक है, अगर नहीं मिली तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। यहाँ टेम्परेचर का रोल है। अब देखिए हीलियम तथा हाइड्रोजन जो है ना, ये कोई भैया दूसरे ग्रह के हैं, इन्हें छोड़ दो, जाने दो, इन्हें मत पकड़ो। हाइड्रोजन तथा हीलियम को छोड़कर अन्य सभी गैसों की जल में विलयता एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, अतः ताप बढ़ाने पर विलयता घटती है। क्योंकि वो लासातलीय बता गए, मैंने कुछ नहीं किया इसमें। लासातलीय को पसंद ही नहीं था कि ज़्यादा घोलो, तो उन्होंने कह दिया भैया नहीं घुलेगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा रहे हो भैया, क्या करेंगे, अणुओं की ऊर्जा बढ़ गई, जब ऊर्जा बढ़ गई तो आपस में क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण बढ़ जाएगा, प्रतिकर्षण बढ़ जाएगा तो वो खुद ही लड़ रहे हैं, इन्हें कहाँ से घुलने देंगे। दूसरा है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर है दाब का प्रभाव है। गैसों की द्रव में विलयता पर दाब के प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए एक और वैज्ञानिक आ गए जिसे कहते हैं हेनरी साहब। अब हेनरी साहब ने के नियम का अध्ययन करना आवश्यक है। हेनरी साहब ने कहा मेरे नियम को जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको गैस द्रव की विलयता का भैया दाब का प्रभाव नहीं समझने दूंगा मैं। तो ये क्या हमने कहा, लाई भैया पढ़ लेते हैं, क्योंकि इतना पढ़ लिया तो मैं भी पढ़ लेते हैं। तो हेनरी ला, तो हेनरी का नियम है, एक निश्चित ताप पर किसी द्रव विलायक के निश्चित आयतन में घुलने वाली गैस की मात्रा स्मॉल w या m गैस के दाब के समानुपाती होती है। गैस की मात्रा या तो स्मॉल w हमने मान लिया क्वांटिटी के लिए, या m मान लिया, क्योंकि m मोलर कंडेंसेशन में पाई जाती है गैस, और या